हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, यानी प्रोटीन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, कौन सा डिसऑर्डर होता है, उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहली जो बीमारी है वो है क्वाशियोकोर। ठीक है, क्वाशियोकोर में क्या होता है, दिस डिसीज अकर्स ड्यू टू सीवियर डिफिशियंसी ऑफ डाइटरी प्रोटीन्स। और ये जो क्वाशियोकोर है ये डाइटरी प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, और वो भी जब सीवियर डिफिशियंसी होती है, बहुत ज़्यादा कमी होती है डाइटरी प्रोटीन की, तब क्वाशियोकोर होता है। अब डाइटरी प्रोटीन क्या होता है, तो जो हम लोग खाने के अंदर प्रोटीन लेते हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट हो गया, ऐसे जो मीट्स वगैरह हो गए, नट्स हो गए, तो वहां से जो प्रोटीन हमको मिलता है वो होता है डाइटरी प्रोटीन। तो उसकी अगर कमी होती है तब होता है क्वाशियोकोर। और जिसको ये दिक्कत होती है उसमें क्या होगा, तो उसकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो बहुत पतले रह जाएंगे, यानी आदमी दुबला पतला सा रह जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पतला हो जाता है। बॉडी तो पतली रहेगी, लेकिन जो उसके एंकल्स हैं, फीट है और बेली है, वो क्या होता है, उसके अंदर फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है, फ्लूइड उसमें भर जाता है, तो उसमें सूजन आ जाता है, पैरों में आ जाएगा, टखने में आ जाएगा, और उसका जो पेट है उसके अंदर क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है। अब इसके सिम्टम्स वगैरह क्या हैं, तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, हालांकि पूछता नहीं है ट्रीटमेंट वगैरह, अगर ट्रीटमेंट पूछ भी ले तो क्या है कि जो प्रोटीन है उसी को डाइट में बढ़ा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, यानी डाइटरी प्रोटीन को बढ़ा देंगे, तो फिर क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट ये होगा। और अगर उससे ठीक नहीं होता फिर दवा वगैरह चलाई जाती है। और दूसरी जो बीमारी होती है प्रोटीन की कमी की वजह से वो है मारास्मस। तो उसमें क्या था, डाइटरी प्रोटीन की कमी हो रही थी, और इसमें जो क्या कहते हैं, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जब सीवियर डिफिशियंसी होती है तब होता है मारास्मस। इसमें प्रोटीन भी आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट, जब तीनों की कमी होती है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मारास्मस बोलते हैं। और ये जो बीमारी होती है ये ज्यादातर बच्चों को होती है। होगा क्या, इसमें वेट लॉस होने लग जाएगा, आदमी बच्चा है उसका ग्रोथ नहीं होगा, वो बढ़ेगा नहीं, उसका वजन नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, और जो क्या कहते हैं, स्किन का और हेयर का जो कलर है वो एकदम रस्ट कलर हो जाएगा, उसमें एक चमक होती है ना, वो चमक नहीं रहेगी। और क्या हो जाएगा, डायरिया हो सकता है क्रोनिक, और क्या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, तो इसमें भी प्रोटीन को बढ़ा देंगे, कार्बोहाइड्रेट और फैट को क्या है, डाइट में बढ़ा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासिफाई द लिपिड्स। लिपिड्स को बताइए कि लिपिड क्या होता है, उसको क्लासिफाई करिए। एंड गिव 2 क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ लिपिड्स, और लिपिड्स के 2 क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में बताना है। तो लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स आर ग्रेसी, वैक्सी और ऑयली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद जनरल फार्मूला CnH2nO2। तो लिपिड क्या है, एक तरीके से ग्रीसी या आप वैक्सी कह सकते हैं, या ऑयली, सबका मतलब तकरीबन एक है, यानी ये चिपकने वाला, चिपचिपा सा या फिसलने वाला एक पदार्थ होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2nO2। ठीक है, और जो क्या कहते हैं, और जो लिपिड्स होते हैं वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर में घुलने वाले नहीं होते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि एस्टर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, उसके अंदर ये घुल जाते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड, या इसको कॉन्जुगेटेड भी बोल सकते हैं, और तीसरा होता है डिराइव्ड। तो सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, तो ये फैटी एसिड के ईस्टर होते हैं, और ये नेचुरली पाया जाते हैं, इनको बनाया नहीं जाता, ये बिल्कुल नेचुरली अक्रिंग एस्टर ऑफ फैटी एसिड होते हैं। अब एस्टर क्या होता है, इसको डिटेल में तो बाद में समझिएगा आप जाके, इतना समझिए कि कोई भी एसिड है उसके अंदर जो हाइड्रोजन होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, और उसकी जगह पे कोई अल्कली लाके जोड़ दिया जाता है, तो वो होता है एस्टर। ठीक है, तो ये जो सिंपल लिपिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, एस्टर ऑफ फैटी एसिड होते हैं, और इनके अंदर क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है, और या तो अल्कोहल होता है। ठीक है, और उसके अलावा कोई और दूसरी चीज उसके अंदर नहीं होती है। और दूसरा होता है कंपाउंड लिपिड, ये भी क्या है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड होते हैं, अल्कोहल को भी कंटेन करते हैं, यानी उनके साथ में अल्कोहल भी जुड़ा होता है, या दूसरे ग्रुप भी जुड़ सकते हैं कि जो एस्टर ऑफ फैटी एसिड है उसी के साथ में कोई दूसरा सब्सटेंस भी आके जुड़ गया है, तो वो हो जाता है कंपाउंड, जैसे कि आपने प्रोटीन वाले में पढ़ा। और दूसरा होता है डिराइव्ड। तो डिराइव्ड क्या होता है, जो सिंपल लिपिड है और जो कंपाउंड लिपिड है उसी में अगर चेंज कर दिया जाता है उसके फॉर्म को,
ठीक है ना, जैसे हाइड्रोलाइसिस करा के या किसी दूसरे प्रोसेस से, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड लिपिड। अब इसकी क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो एक होता है ग्रीस स्पॉट टेस्ट। इन दिस टेस्ट 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल एंड a ड्रॉप ऑफ वाटर आर पुट ऑन ए पेपर। तो एक ड्रॉप लेते हैं ऑयल का, उसको पेपर पे डालते हैं, और एक ड्रॉप लेते हैं पानी का और उसको भी एक पेपर पे डालते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो हम ऑयल ले रहे हैं, जिसके बारे में हमको लग रहा है कि ये ऑयल है, जिसका हमको चेक करना है, यानी जो सैंपल हमारा है उसका एक ड्रॉप लेंगे, उसको भी पेपर पे गिराएंगे, और जो हमारा और वाटर है जिसके बारे में हमको मालूम है उसको भी हम लोग एक पेपर पे गिराएंगे। एट फर्स्ट बोथ अपीयर्स लुक वेट। तो शुरू में तो ऐसा लगेगा कि दोनों क्या है, भीग रहे हैं, दोनों ने क्या है, भिगा दिया उसको। बट आफ्टर सम टाइम वाटर इज एवोपोरेट्स, लेकिन कुछ देर के बाद जो पानी है वो एवोपोरेट हो जाएगा एंड द स्पॉट ड्राइज। और जो जहां पे वो मतलब गिराया गया था, जो एक धब्बा सा बनता है, वो तो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। वेयर एज लिपिड स्पॉट रिमेन्स विजिबल, लेकिन जहां पे आपने लिपिड गिराया था, यानी अगर वो लिपिड होगा तो फिर उसका जो स्पॉट बनता है, जो एक धब्बा सा बनता है, वो अब ऐसे ही क्या है, विजिबल रहेगा। वो चूंकि लिपिड क्या इतनी आसानी से एवोपोरेट नहीं होता है। ठीक है, दूसरा टेस्ट होता है सोल्युबिलिटी टेस्ट। इन दिस टेस्ट वी एड सम ड्रॉप्स ऑफ सैंपल ऑफ लिपिड टू ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड वाटर एंड ऑब्जर्व। तो इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, कुछ ड्रॉप, तो जो हमारा सैंपल है लिपिड का, ठीक है ना, हमको जिसके बारे में चेक करना है कि ये लिपिड है कि नहीं है, तो उसमें से कुछ ड्रॉप लेते हैं और उसको हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस में भी गिराते हैं, और कुछ ड्रॉप हम लोग वाटर के अंदर भी डालते हैं। उसके बाद देखते हैं अगर वो लिपिड होगा तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर मिजिबल हो जाएगा, यानी उसके अंदर घुल जाएगा, और अगर क्या कहते हैं लिपिड नहीं होगा तो नहीं घुलेगा। और वाटर के अंदर उसको हम लोगों ने डाला है, तो वाटर के अंदर क्या होगा, अगर वो लिपिड होगा तो इमिजिबल होगा, वाटर के अंदर वो घुलेगा नहीं। ठीक, अब यहाँ पे पढ़ना आपको फंक्शन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के क्या फंक्शन है, यानी बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी, एक तो ये हमारे लिए क्या है, सोर्स, एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है, यानी जब वो क्या कहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है, यानी जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर है वो खत्म हो जाता है, तो अब हमारी बॉडी किससे एनर्जी लेती है, वो लेती है फैट से। ठीक, यानी लॉन्ग स्टार्वेशन के बाद। दूसरा क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो दे आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तीसरा क्या है, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। मेम्ब्रेन की जो एक परमिएबिलिटी होती है, यानी किसी चीज को अंदर आने देना, किसी चीज को ना आने देना, ठीक है ना, या अंदर बाहर आने जाने का जो रास्ता है उसी को बोलते हैं परमिएबिलिटी। तो उसको रेगुलेट करने में भी लिपिड क्या है, काम करता है। चौथा क्या है, विटामिन्स। और ये जो लिपिड्स हैं या फैट भी बोल सकते हैं, तो ये विटामिन्स को क्या करते हैं, जो क्या कहते हैं फैट सोलुबल विटामिन्स हैं उनको स्टोर करके रखते हैं। ऐसे क्या एंजाइम से रिलेटेड भी इनका फंक्शन है। दे आर कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। कई सारे अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं, तो उसके अंदर भी ये पाए जाते हैं, यानी उनके कंपोनेंट होते हैं, उनसे मिलकर एंजाइम बनता है। ऐसे थर्मल इंसुलेशन, फैट डिपोजिटेड इन दिस सबक्यूटेनियस लेयर एंड यहाँ लगा लीजिए, एंड प्रोवाइड इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड। हमारी जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है उसके अंदर वहां पे जाके लिपिड क्या होता है, लिपिड वहां पे जाके जमा होता है, डिपॉजिट होता है, यानी एडिपोज टिश्यू जिसको आप बोलते हैं, तो वो हमको क्या करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी बाहर से ठंडी से क्या हमको बचाता है, समझिए। और ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। लाइपोप्रोटीन जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को, जहां पे वो बन रहा है वहां से उठा के जहां पे उनकी जरूरत है वहां पे उनको लाके पहुंचाते हैं। ऐसे ही क्या इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व फाइबर्स होते हैं, जो नर्वस सिस्टम होता है, तो उनका जो इंसुलेशन का काम जो करता है, इंसुलेशन मतलब कवरिंग का, ताकि जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्सेज है वो बाहर ना निकले। जैसे आपने देखा होगा वायर जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो उसके ऊपर एक कवरिंग रहती है, तो ऐसे ही हमारे नर्व को कवरिंग करने में भी ये क्या है, काम आते हैं। ऐसे क्या स्टोरेज, दे स्टोर मेनी ऑफ कंपाउंड्स। ये मीनिंग नहीं है बल्कि क्या है, मेनी ऑफ कंपाउंड्स, ये अलग अलग बहुत सारे कंपाउंड को स्टोर करते हैं। और क्या है, सिग्नलिंग का भी काम करते हैं ये। ठीक, इनके 10 फंक्शन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस डिसीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। यानी जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है वो अगर अच्छी तरीके से मेटाबोलाइज न हो, या जो प्रोटीन है वो जो मेटाबोलाइज नहीं होता है, तो उससे कौन सी बीमारियां होती हैं। ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो हम लोग पहले पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्या है, डायबिटीज मेलाइटस।
ठीक है। और डायबिटीज मेलाइटस में होता क्या है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो ग्लूकोज भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और ग्लूकोज को एक तरीके से समझिए रेगुलेट करता है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन के बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं। तो इंसुलिन का सिक्रेशन अगर कम हो जाता है तो क्या कहते हैं, ग्लूकोज पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, या इसको हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया भी बोलते हैं। अब इसके सिम्टम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, इजी लैंग्वेज में है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। दूसरी जो बीमारी है वो है गैलेक्टोसेमिया। तो इसमें क्या होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें हमारी जो बॉडी होती है वो क्या कहते हैं, गैलेक्टोज को मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है। गैलेक्टोज भी क्या तरीके कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको मेटाबोलाइज करने की जो एबिलिटी होती है हमारी बॉडी की वो डिक्रीज हो जाती है, और फिर ब्लड के अंदर क्या ग्लूकोज, ब्लड के अंदर गैलेक्टोज का लेवल बढ़ जाता है। ये होता क्यों है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडिलिल ट्रांसफरेज, ठीक है ना। तो ये जो एंजाइम है, ये जब क्या इसकी कमी होती है या ये अपना काम नहीं कर पाता है, ये बीमार हो जाता है, कुछ भी हो, जब इसमें दिक्कत होती है तब ये दिक्कत आती है, ये इसको क्या है मेटाबोलाइज कराता है, ठीक है ना, इसके लिए कैटेलिस्ट का काम करता है। जब ये एंजाइम की कमी आती है तो फिर ये गैलेक्टोसेमिया हो जाता है, इसका लेवल बढ़ जाता है। इसके भी सिम्टम्स आप यहां से याद कर लीजिएगा, आसान है। तीसरा है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज, इसको GSD भी बोलते हैं। तो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज फैसिलिटेटेड बाय सम एंजाइम। अब ग्लाइकोजन बन जाता है तो उसको फिर ग्लूकोज बनाने के लिए भी कई सारे एंजाइम काम करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस करने के लिए एंजाइम काम करते हैं, तो वो एंजाइम अगर ब्लॉक्ड हो जाए या उनकी कमी हो जाए तो फिर क्या होगा, ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो जाता है लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज, ठीक है ना, GSD ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज तब डेवलप हो जाता है। जब वहां पे वो क्या है जमा हो जाएगा तो लीवर को दिक्कत करने लग जाएगा। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, एक बीमारी है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजेनेज डिफिशियंसी डिसीज। तो ये भी एक एंजाइम है, इसकी कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसी के नाम पे उसको रख दिया है। तो इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच द क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजेनेज डिक्रीज। तो ये जो एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजेनेज, इसकी कमी हो जाती है, और फिर उसकी कमी की वजह से क्या होता है, कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ प्री मेच्योर आरबीसीज, यानी आरबीसीज अभी मेच्योर नहीं हुए हैं, यानी समझिए 120 दिन के वो नहीं हुए हैं, उससे पहले ही क्या है वो ब्रेकडाउन होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, वो क्या समझिए मरने लगते हैं, ठीक है। और जब अपने टाइम से पहले वो क्या है डिस्ट्रक्ट होने लग जाएंगे तो आरबीसीज की कमी हो जाएगी। तो इसी डिस्ट्रक्शन को बोलते हैं हम लोग हीमोलाइसिस, और इस वजह से जब अनेमिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेमोलाइटिक अनेमिया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिसीजेज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, या अमाइनो एसिड की जगह पे आप प्रोटीन भी कह सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर वाला जो PDF है उसके अंदर ये जो टॉपिक है वो छूट गया है, इसको उसमें ऐड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग 2 बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ। तो जब मेटाबॉलिज्म, जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, सही से नहीं होता है, तो कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो एक होता है एल्बिनिज्म। क्या है एल्बिनिज्म? इट इज ए ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, और ये क्या है इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, यानी ये समझिए पीछे से चला आता है। इट डेवलप्स व्हेन टायरोसिन मेटाबॉलिज्म डज नॉट अकर्स प्रॉपर्ली, और ये उस वक्त होता है जब टायरोसिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो सही से नहीं होता है। टायरोसिन एक तरीके का अमाइनो एसिड है, ठीक। एंड देन सिंथेसिस ऑफ मेलानिन बिकम्स वेरी लो, और फिर उसकी वजह से जो मेलानिन है एक तरीके का पिगमेंट होता है, उसका प्रोडक्शन क्या होता है बहुत ज्यादा कम हो जाता है, या तो फिर क्या होता है बिल्कुल प्रोडक्शन उसका नहीं होता है, ठीक। और जब मेलानिन, और जो कहते हैं मेलानिन का जो प्रोडक्शन है जब वो कम होता है तो उससे क्या होगा, जो अफेक्टेड पर्सन है हैज लिटिल और नो कलर इन हेयर एंड स्किन, तो उसके बालों के अंदर या उसके स्किन के अंदर क्या है कलर नहीं रहता है, समझ रहे हैं ना। बालों में और स्किन में कलर देने का काम कौन करता है, वो करता है आपका मेलानिन। और फिर इसकी वजह से जो क्या कहते हैं स्किन कैंसर का जो चांसेस है, जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। दूसरी बीमारी है टायरोसिनेमिया, ठीक है, यानी जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से डिसऑर्डर में से क्या है टायरोसिनेमिया। इट इज ए इनहेरिटेड डिसऑर्डर, तो ये भी एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है इन विच मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन बैडली अफेक्टेड एंड एक्यूमुलेट इन द बॉडी टिश्यूज।
और इसमें भी क्या होता है, जो टायरोसिन है वो उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड हो जाता है और फिर वो क्या होता है, एक्यूमुलेट होने लगता है बॉडी टिश्यूज के अंदर और फिर क्या करता है, वहां पे टॉक्सिसिटी कॉज करने लगता है और उसकी वजह से बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं। ये मेनली 3 तरीके का होता है कि सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसमें क्या होगा, आदमी को ब्लडी स्टूल आएगा, ठीक है ना, और क्या होगा, डायरिया हो सकता है, फटीग होगा, वोमिटिंग होगी, पेनफुल वुंड्स ऑन स्किन, आंखें लाल हो सकती हैं, कन्वर्जन भी हो सकता है और क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, यानी आदमी का दिमागी संतुलन भी खराब हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल के बारे में तो आप कई बार पढ़ चुके होंगे। तो सेल क्या है, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनका जो सबसे छोटा यूनिट होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, ठीक है ना, यानी स्ट्रक्चर के बेस पे और फंक्शन करने के बेस पे जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो क्या होता है, सेल होता है, ठीक है, जिसको कोशिका बोलते हैं हिंदी के अंदर। अबाउट 100 ट्रिलियन सेल्स आर फाउंड इन ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। और एक नॉर्मल आदमी के अंदर तकरीबन, यानी एक जवान आदमी एक एडल्ट है तो उसके अंदर तकरीबन 100 ट्रिलियन सेल होते हैं। इसमें और पूछा है बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। हमारी बॉडीज के अंदर बहुत सारे टिश्यू होते हैं तो वो कैसे बनते हैं, जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तब जाके हमारा एक टिश्यू बनता है। सही क्या है, जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तब जाके हमारा एक सेल बनता है। अब मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं या बायो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। तो जब बहुत सारे अलग अलग बायो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तब जाके हमारा एक क्या बनता है, सेल बनता है। अब वो बायोमोलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए। तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये सब क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, सेल के, यानी इनसे मिलके क्या है, सेल बनता है। अब सेल के अंदर अलग अलग उसके कंपोनेंट होते हैं, वो अलग बात है, समझ में आ रही बात। यानी सेल के अंदर आप कहेंगे कि सेल के अंदर तो गोल्जी बॉडी होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो ठीक है, वो सब उसके कंपोनेंट हैं। लेकिन वो सब भी किससे बने हुए हैं, वो सब भी क्या है, इन्हीं चीजों से मिलके बनते हैं, यानी प्रोटीन से, या तो फिर क्या, यानी प्रोटीन से, लिपिड से, न्यूक्लिक एसिड से, न्यूक्लियस बना किससे, न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट से, यही सारे चीजें मिलके फिर क्या है, सेल बनाते हैं, या सेल के कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक। और ये जो बायोमोलिक्यूल्स है ये किससे बनते हैं, हमारे जो बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गए। तो ये बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं इनसे मिलके फिर क्या बनते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं। अब जो हमारी बॉडी है ना उसके अंदर तकरीबन 10,000 से ज्यादा, या कुछ किताबों में कुछ रिसर्च के मुताबिक के तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अलग अलग टाइप के बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। समझ में आ रही बात। लेकिन क्या हम उनको सबको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, अभी चेक नहीं कर पाए, इतना साइंस इतना एडवांस होने के बाद भी अभी वहां तक नहीं पहुंच पाई है कि सबको रिकॉग्नाइज कर सके। अब इनके कुछ फंक्शन है, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं इनके आप कुछ फंक्शन अगर देखना चाहें तो यहां से देख सकते हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में है, ठीक है। यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स दे रखा है, उनके मेजर फंक्शन, जैसे प्रोटीन है तो ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, तो हमारी बॉडी का एक समझिए स्ट्रक्चर देते हैं, फ्रेमवर्क देते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपना। एक चीज और, एक कभी पूछता है कि माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो स्मॉल मोलिक्यूल ऑफ लो मोलिक्यूलर वेट्स, तो वो मोलिक्यूल्स जो छोटे होते हैं या जिनका मोलिक्यूलर वेट बहुत छोटा होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि वो मोलिक्यूल्स जो मोनोमर्स होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। और एक होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स, आप ये भी कह सकते हैं कि जिसका मोलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, या जो पॉलीमर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन इन स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देना है एक छोटा सा, और इसका स्कोप बताना है। 2-3 नंबर का क्वेश्चन यहां से आ सकता है, ठीक है। तो जो बायोकेमिस्ट्री है ये किससे बना है, ये बना है बायो से, जिसका मतलब होता है लिविंग, एंड केमिस्ट्री जिसका मतलब होता है केमिकल रिएक्शन या केमिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन और बायोमोलिक्यूल्स और बायोमोलिक्यूल इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, जिसके अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री।
अब बायोमोलिक्यूल्स क्या है, तो अभी आपने पीछे पढ़ा है कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जब वो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। या तो फिर ये कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बहुत सारे, जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं और कुछ नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अब एलिमेंट जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और भी कई सारी चीजें आती हैं, तो ये बायोमोलिक्यूल्स हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेते हैं, तो उससे फिर आगे जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। या आप ये भी कह सकते हैं सीधे कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं जब ये आपस में मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अब इसका स्कोप क्या है, अब स्कोप ऑफ बायो केमिस्ट्री इन फार्मेसी, ठीक है, फार्मेसी के अंदर बायो केमिस्ट्री का क्या स्कोप है, तो ड्रग फॉर्मुलेशन में ये काम आता है, ठीक है ना। ड्रग फॉर्मुलेशन, दवा बनाना है तो इसमें इसकी रिसर्च बहुत काम रहती है कि कौन सी दवा किस टाइप से बनानी चाहिए। ऐसे ही दवा को क्या है, इंप्रूवमेंट में ये काम आता है। कोई दवा जल्दी से डिग्रेड हो जा रही है, खराब हो जा रही है, हम लोग चाह रहे हैं कि वो लंबे समय तक टिकी रहे, स्टेबल रहे, खराब ना हो, तो उसमें भी क्या है ये काम करता है इंप्रूवमेंट में, उसको उस पर रिसर्च करते हैं, ठीक। या ये कि दवा पूरी तरीके से काम नहीं कर रही बॉडी के अंदर, समझ, दवा क्या है बॉडी के अंदर पूरी तरीके से काम नहीं कर रही, बहुत जल्दी क्या है वो मेटाबोलाइज हो जा रही है, या तो फिर क्या है वो मतलब हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, तो उसमें फिर हम लोग रिसर्च करते हैं बायोकेमिस्ट्री के जरिए से और फिर उसको हम लोग इंप्रूव करते हैं, ठीक। ऐसे ही क्या है हाफ लाइफ, जो दवा का एक हाफ लाइफ होता है जिसको शेल्फ लाइफ भी बोलते हैं, यानी ये कि दवा हम लोग जब खाते हैं तो उसका इफेक्ट कितनी देर तक रहता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग कैसे पता करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के जरिए से भी एक दवा का हाफ लाइफ हम लोग पता करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या है बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं, तब जाके ये पता चलता है कि दवा कितनी देर तक हमारी बॉडी के अंदर स्टेबल रहेगी, कितने टेम्परेचर पे स्टेबल रहती है, ठीक है ना। जितनी जल्दी दवा क्या है डिग्रेड हो जाएगी, जितनी जल्दी दवा क्या है डिकम्पोज होती है, डिसइंटीग्रेट होती है, मेटाबोलाइज होती है, उतनी जल्दी उसका इफेक्ट भी क्या है खत्म होता है, उतना कम उसका लाइफ उतना कम ही उसका हाफ लाइफ भी होता है, ठीक है। ऐसे इसके जरिए से ड्रग स्टोरेज के बारे में हम लोग पता लगाते हैं कि ये दवा कितने दिनों तक हम लोग इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे क्या एक्सपायरी भी उसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है क्लासिफाई फैटी एसिड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। फैटी एसिड क्या होते हैं, केमिकल नेचर के बेस पे इनको क्लासिफाई करना है। तो फैटी एसिड को हम लोग केमिकल नेचर के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो क्या फर्क होता है दोनों में, तो जो फैटी एसिड का एक स्ट्रेट चेन होता है, फैटी एसिड आप पढ़ेंगे तो पूरा एक स्ट्रेट लंबा सा चेन होता है, तो उसके अंदर जो कार्बन की क्या पूरी एक चेन होती है, कार्बन लगे रहते हैं, तो वो कार्बन आपस में भी जुड़े रहते हैं और हाइड्रोजन के साथ में भी जुड़े रहते हैं, जैसे कि इधर जुड़े हुए हैं, इधर हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। तो अभी इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, अगर सिर्फ वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ पूरा चेन, ठीक है ना, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड से पूरा चेन जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि स्टेरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, अरेकिडिक एसिड, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो क्या कहते हैं वो फैटी एसिड, या आप ये भी कह सकते हैं कि फैटी एसिड का जो वो स्ट्रेट चेन जिसके अंदर जो कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, या तो एक या ज्यादा कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। अब ये जो डबल बॉन्ड है, या तो अब ये क्या कहते हैं एक जगह पे हो या ज्यादा हो, और दूसरी चीज ये कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और इसके एग्जांपल जैसे कि लिनोलेइक एसिड हो गया, लिनोलेनिक एसिड हो गया, अरेकिडोनिक एसिड हो गया। अब ये जो क्या कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसको और ज्यादा हम लोग क्या है मतलब क्लासिफाई करते हैं, तो एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और इसको जाना जाता है मूफा और पूफा के नाम से। अब कई बार मूफा और पूफा के बारे में पूछता है कि क्या होते हैं, तो दी फैटी एसिड है वन डबल बॉन्ड, ठीक है ना, इन कार्बन चेन। तो वो फैटी एसिड जिसमें कार्बन चेन के अंदर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और वो फैटी एसिड या वो कार्बन का चेन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में कभी पूछता है कि क्या फर्क है, उसको बताइए, डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग डिफरेंस भी देख लेते हैं इनका। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड को हम लोग फैट भी बोलते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम लोग ऑयल बोलते हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है या फैट है हमको कहाँ से मिलता है, वो एनिमल से मिलता है, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, ठीक।
प्लांट्स में जैसे सरसों से आप तेल निकाल लेते हैं, बादाम से तेल निकाल लेते हैं, जैतून का तेल निकलता है, ठीक। ऐसे क्या है, अब ये क्या करता है, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर ये जो है जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है और ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाता है। इसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिसीज का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है और ये क्या करता है, लोअर करता है कार्डियोवास्कुलर डिसीज के रिस्क को। और क्या, ये जो होता है फैट होता है, ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठीक। और क्या होता है, रेंसिडिटी इसकी हाई होती है, यानी ये जल्दी, बहुत जल्दी समझिए खराब हो जाता है। इसको आप गर्म करके उसमें कोई चीज पकाते हैं तो ये रेंसिड हो जाता है, यानी समझिए एक तरीके से उसके बॉन्ड वगैरह टूट जाते हैं और बहुत जल्दी फिर इसकी वजह से आपको, और जब बॉन्ड टूट जाते हैं तो खराब होने लगता है और उसकी वजह से अगर आप उसको यूज करते हैं तो कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। और इसकी जो रेंसिडिटी है वो कम होती है, यानी जल्दी से ये खराब नहीं होता है, जल्दी से इसके बॉन्ड नहीं टूटते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल जैसे कि बटर हो गया, क्रीम हो गया, मीट्स हो गए, तो यहाँ से जो मिलता है मीट्स में जो हमको मिलता है तो वो होता है फैट, और ये हमको कहाँ से मिलता है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो आमंड हो गया यानी बादाम हो गया, उसका ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल जैतून का ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, तो ये सब किसमें आते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है उसको डिफाइन करना, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं उसको डिफाइन करना है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड आर इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये भी क्या है, तरीके से ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और ये हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ पाए जाते हैं, सेल के अंदर, यानी न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है वहां पे पाए जाते हैं। और ये किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ के उससे न्यूक्लिक एसिड बनता है, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, दे स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और इनके पास में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है जो एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एनेबल प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोडक्शन, और प्रोटीन के सिंथेसिस को ये लोग एनेबल करते हैं, यानी उसको बढ़ाते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। अब कभी पूछ लेता है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो तीन चीजों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है, और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं आपस में तो वो बनता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। उससे फिर आरएनए और डीएनए बनते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, पेंटोज शुगर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग डीऑक्सीराइबोज या राइबोज बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे फर्क क्या होता है, अगर OH लगा रहता है, पूरा सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है, यहाँ पे OH है तो वो राइबोज होता है, और यहाँ पे सिर्फ H है तो वो होता है डीऑक्सीराइबोज। यहाँ से ठीक है, यहाँ से O हट गया है, ठीक। तो अब ये जो राइबोज हो गया, जो आपका पेंटोज शुगर हो गया, इसके साथ में इधर से कुछ नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं और इधर वाले साइड से, ठीक है, ये एक ही को यूज होगा, चाहे यू यूज होगा चाहे ये वाला ये होगा। आरएनए में क्या कहते हैं, जो आरएनए होता है उसमें ये होता है, जो डीएनए होता है उसमें ये होता है। तो यहाँ पे एक क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाता है और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। तो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे आपको 5 दिख रहे हैं, ठीक है ना। कितने दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं। अब इन्हीं में से कोई एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे आके क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है ना। इन्हीं में से कोई एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे आके जुड़ेगा और ये फॉस्फेट एक ही है तो ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ जाता है। अब नाइट्रोजनस बेस भी 2 तरीके के होते हैं, या तो वो प्यूरिन्स होगा या तो पायरीमिडीन होता है। क्या होता है, या तो प्यूरिन होता है या तो पायरीमिडीन होता है। तो आपको ये पूरा कंपोजिशन समझ में आ गया न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है ना। यानी अगर क्या कहते हैं, पेंटोज शुगर के साथ में अगर नाइट्रोजनस बेस भी जुड़ा हुआ है कोई एक इनमें से और फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और अगर इसी पेंटोज शुगर के साथ में सिर्फ क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। अब इसकी डिटेल बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। अब एक दिन के अंदर आप पूरा डिटेल पढ़ नहीं सकते हैं, मैं पढ़ा भी नहीं सकता हूँ, याद भी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए टाइम चाहिए। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो इसकी पूरी क्या है, डिटेल वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, जाके आप उसको देख लीजिएगा कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस कहाँ जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, और सारा कुछ मैंने वहां पे डिटेल में आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्यूरिन्स, एक होता है पायरीमिडीन्स। अब इनको क्या है, उनके मतलब स्ट्रक्चर के बेस पे इनको बांटा गया है। ये जो होता है ये 5 मेंबर्ड होता है, ठीक है। उसका एग्जांपल्स याद कर लीजिए। जो प्यूरिन है इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि एडिनिन और गुआनिन, ये 2 एग्जांपल्स आप याद कर लीजिए प्यूरिन के। इनके एग्जांपल पूछ लेता है। और अगर पूछे कि प्यूरिन क्या होते हैं
तो कहेंगे कि प्यूरिन भी नाइट्रोजनस बेस होता है। क्या प्यूरिन क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड के साथ में जुड़ता, जो कि क्या है, पेंटोज शुगर के साथ में जुड़ता है। ठीक, इसका एग्जांपल जैसे कि एडेनिन और गुआनिन। और दूसरा होता है पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन भी क्या होता है? ये भी नाइट्रोजनस बेस होता है, ये 6 मेंबर्ड होता है। ठीक है ना, कार्बन और नाइट्रोजन की रिंग होती है। और इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, इनको याद कर लीजिए। अब न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? तो जो पेंटोज शुगर है उसी के साथ में अगर कोई एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अब और अगर इसी के साथ में यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब एक चीज और कि यहाँ पे जो ना एक चीज और ध्यान रखिए, एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब इसके साथ में पेंटोज शुगर के साथ में जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जब ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ में जब ये जुड़ता है ये पेंटोज शुगर, तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन ऑफ वाटर एंड डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो यहाँ पे वाटर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा दे रखा है मैंने, इसको अपने तौर पे आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, यानी कैसे हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है। तो इसको दो तरीके से मैंने यहाँ पे बताया है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा सिर्फ एक तरीके से कि हमारी जो पूरी बॉडी है उसके अंदर तकरीबन कितना 42 लीटर, हमारी पूरी बॉडी है उसके अंदर जो पानी का कंटेंट होता है एक नॉर्मल इंसान के अंदर वो तकरीबन कितना होता है? 42 लीटर होता है। कितना होता है? तकरीबन 42 लीटर जो एक एडल्ट होता है, हट्टा कट्ठा जवान होता है। ठीक है। अब उसमें से जो 42 लीटर होता है पूरी बॉडी के अंदर, तो उसको हम लोग दो तरीके से बांटते हैं। एक होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है ना, जिसको ICF बोलते हैं और ECF बोलते हैं। तो जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है यानी जो सेल के अंदर होता है वो तकरीबन 28 लीटर होता है, और जो सेल के बाहर होता है वो तकरीबन कितना होता है? 14 लीटर होता है। यहाँ पे परसेंटेज भी दिया हुआ, अगर आप याद करना चाहें तो कर लें। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो कितना होता है? तो हमारे इंटेस्टाइन का जो फ्लूइड है एक्स्ट्रा सेलुलर, वहां पे तक 10.5 लीटर होता है। ठीक है, कितना होता है? 10.5 लीटर वाटर होता है। और जो क्या कहते हैं हमारा जो प्लाज्मा होता है वो तकरीबन 3.5 लीटर होता है। तो ये होता है हमारी बॉडी के अंदर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स बने हुए हैं तो उसमें पानी का कंटेंट कितना है। तो जो ब्रेन के सेल हैं या ब्रेन जो है या जो हमारा हार्ट है तो उसके अंदर ना तकरीबन 73% वाटर होता है। कितना? तकरीबन 73% वाटर से मिलकर वो बने हुए हैं। ठीक, जो हमारे लंग्स हैं वो तकरीबन 83% वाटर से मिलके बने हुए हैं। जो हमारी स्किन है वो तकरीबन 64% वाटर से मिलके बने हुए हैं। और जो मसल्स हैं, हमारे जो किडनी है वो तकरीबन 79% ऑफ वाटर से मिलके बने हुए हैं। अब पूछा है फंक्शन ऑफ वाटर इन बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर का फंक्शन क्या होता है। जिनके फंक्शन बहुत ज्यादा हैं उनमें से कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इट प्रोवाइड्स लिब्रिकेशन इन जॉइंट्स, हमारे जॉइंट्स के अंदर लिब्रिकेशन क्या है? ये प्रोवाइड करता है, यानी समझिए एक चिपचिपाहट सा प्रोवाइड करता है जिससे आराम से हमारे जॉइंट्स मूव कर लेते हैं। और बोन्स को क्या है? प्रोटेक्ट करता है। अगर ये ना हो तो बोन्स आपस में रगड़ने लग जाएंगे, दर्द होने लग जाएगा। और क्या कहते हैं, और क्या है? इट मेक्स दी ब्लड प्लाज्मा थिन, जो ब्लड का हमारा प्लाज्मा होता है उसको ये पतला करता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से फ्लो कर सके और बॉडी के अलग अलग टिश्यूज तक जा सके। ठीक है। इट हेल्प्स इन एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी, बॉडी से हमारे वेस्ट को बाहर करने में भी क्या है? पानी हेल्प करता है। अगर पेशाब, अगर बॉडी के अंदर पानी ना हो तो पेशाब ही नहीं बनेगा, वहां से फिर यूरिया और क्रिएटिनिन और बहुत सारी जो चीजें निकालनी रहती है निकल नहीं पाएंगी। ऐसे क्या? इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, और सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक चीज इधर से उधर जाती है, एक एलिमेंट इधर से उधर जा रहा है। ठीक है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी ये हेल्प करता है। इट प्रिवेंट्स ड्राइनेस ऑफ स्किन। ठीक, इट हेल्प्स इन द ऑकरेंस ऑफ मेनी एंजाइमेटिक रिएक्शन, बहुत सारे एंजाइम वाले जो रिएक्शन होते हैं उसमें ये हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, रोकता है। और क्या करता है? ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में काम करता है। ऐसे किडनी को अपना काम सही से करने में ये हेल्प करता है। अगर ये ना हो तो किडनी अपना काम नहीं कर पाती है, कम हो जाए तो किडनी के अंदर स्टोन बनने लग जाता है। ठीक है। इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच लेवल ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर पीएच के लेवल को मेंटेन करने
करने में जो वाटर है वो क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो आपने मिनरल्स के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन है इसमें। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स ये मिनरल्स होते हैं। यही मिनरल्स जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं तब उनसे कुछ आयंस रिलीज होते हैं, ठीक है ना। उन्हीं आयंस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, ठीक। और दे आर फाउंड इन बॉडी फ्लूइड्स, और ये हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम आयंस हो गए, या सीधे आप सोडियम भी बोल देते हैं, क्लोराइड बोल देते हैं, पोटेशियम बोल देते हैं, ठीक है। एंड मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये जो है ना ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ये समझिए कि जैसे कि मान लीजिए सेल के अंदर और सेल के बाहर, ठीक है, सेल के अंदर फ्लूइड ज्यादा है, सेल के अंदर कम हो रहा है, तो ये एक मतलब एक तरीके से प्रेशर बनाते हैं और बाहर से अंदर भेजते हैं। अंदर ज्यादा हो रहा है, बाहर कम है, तो अंदर से फिर बाहर भेजने का काम करते हैं, ठीक। दे मेंटेन अमाउंट ऑफ वाटर इन दी बॉडी, और ये बॉडी के अंदर वाटर के अमाउंट को मेंटेन करते हैं। पर्टिकुलरली सोडियम मेंटेन्स वाटर बैलेंस थ्रू ऑस्मोसिस, और खास तौर से जो सोडियम है ये ज्यादा मतलब वाटर के बैलेंस को बनाए रखने में ज्यादा काम करता है, ठीक है, और वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू करता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या है, इफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट इन प्रॉपर अमाउंट एज बॉडी रिक्वायर्स या नीड्स, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। और जितनी मात्रा में हमको इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत होती है उतनी मात्रा में अगर पूरी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, जिससे कि हमारी बॉडी की जरूरत पूरी हो सके। काफी टाइम हो चुका है, मैं थक भी चुका हूं, अब इस पार्ट के अंदर इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और उसमें जो बाकी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।